सुबह जैसे ही मोबाइल की रिंग आई, जया की नींद एकदम खुल गई। वह घबरा गई कि इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया। दूसरी तरफ से भाई की आवाज थी, जया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से ज़्यादा तबीयत ढीली हो रही है। रोते रोते उसने बस इतना ही कहा और फ़ोन बंद कर दिया। राजवीर जी अपने जीवन के अंतिम दिन बिस्तर पर पड़े हुए निकाल रहे थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में पूरी जिंदगी की पिक्चर चल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत छोटे से ही सर्विस करने लगे थे। फिर नौकरी से जो पैसा इकट्ठा किया उससे एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से व्यापार फलता फूलता चला गया। बीना से शादी के बंधन में बंध गए। अब हम दोनों मिलकर माता पिता की और घर की अन्य जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से निभा रहे थे। धीरे धीरे करके घर में बच्चों के आने की दस्तक शुरू हो गई। पहले बेटा प्रथम हुआ और उसके 2 साल बाद जया हुई। लेकिन राजवीर जी का प्यार या मन बेटी से ज्यादा था। हर बात में वह बेटे से पहले बेटी को प्राथमिकता देते थे। पढ़ाई में जया बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी। प्रथम एक एवरेज बच्चा था। उसको मैं प्यार से नालायक कहकर बुलाया करता था। वक्त के साथ बड़ी होती जया इंजीनियर बन गई और सर्विस करने लगी। प्रथम ने अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जया की शादी कर दी और वे अपने ससुराल चली गई। एक को भेजा तो दूसरी घर पर ले आए, यानी बेटे प्रथम की शादी कर ली और बहू घर में आ गई। समय तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब से 3 साल पहले बीना मेरा साथ छोड़कर चली गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने एक के बाद एक चलचित्र की तरह चल रही थी। यह सब सोचकर राजवीर जी की आंखें नम हो गईं। राजवीर जी की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई थी। जब यह बात रिश्तेदारों को मालूम हुई तो वह भी देखने के लिए आ गए। बेटा, बहू और आए हुए रिश्तेदार उनके चारों तरफ बैठे हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा कि यदि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी सभी लोगों को सुनाई दी। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी राजवीर जी की बेटी जया की थी। बेटी और दामाद जल्दी से उनके पास पहुंचे। बेटा, बहू, पोता, पोती और रिश्तेदार सभी उनको घेरे बैठे थे। बेटी और दामाद के आने से थोड़ी चहल पहल हो गई। सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। बेटी को देखते ही राजवीर जी की आंखें चमक उठी। जया अपने पिता से लिपट कर रोने लगी। दामाद ने ससुर जी के पैर छुए और नमस्ते कहा। इसी बीच वकील साहब भी आ गए। सबकी निगाहें वकील साहब की ओर उठ गईं। वकील साहब ने अपना काम शुरू किया और वसीयत पढ़ने लगे। मैं राजवीर सिंह ये मकान अपने बेटे और बहू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान और व्यवसाय पर केवल मेरे बेटे का आखिरी हक होगा। मेरे खाते में जितने भी पैसे हैं उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे और बहू का होगा। उसमें 1/4 हिस्सा मेरे पोते पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी जया के नाम करता हूँ। बस ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ कि राजवीर जी तो अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने वसीयत में तो उसे पराया जैसा कर दिया है। जया अभी तक तो पापा की हालत देखते हुए सदमे में थी, पर बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अपने बेटे बहू को ही सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। पर पापा, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति के बराबर अधिकार देता है। अगर देखा जाए तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात पर राजवीर जी पहले तो हंसे, फिर बोले, बेटी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब है। मैंने पग पग पर तुझे तेरे भाई से ज्यादा प्यार दिया है।
लेकिन बेटी, मेरा फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है। तुम इंजीनियर बनना चाहती थी, फिर अपने पैरों पर खड़ा होने का भी तुम्हारा फैसला था। उसमें मैंने तुम्हारा पूरा साथ निभाया। जीवन के हर मोड़ पर मैंने एक अच्छे पिता होने का फर्ज अदा किया। तुम्हारी पसंद के लड़के से तुम्हारा विवाह किया तथा मैंने न चाहते हुए भी उसे मन से स्वीकार किया। मैंने और तेरी माँ ने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो तू मुझे कानून पढ़ा रही है वह तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी यह जानता हूँ कि यह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति पर लागू होता है। और यह बात तो तुम भी जानती होंगी कि गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है। उनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं। संपत्ति की बात तो क्या करें, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। आज मेरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है और उसे मैं जैसे चाहूं वैसे बांटूं। इस संपत्ति का जो मैंने यह बंटवारा किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तुम्हारी माँ इस दुनिया में थी, तुम्हारे भाई और भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। अब तो खैर 3 साल हो चुके हैं तुम्हारी माँ को गए हुए, और आज तक तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जरूरत से ज्यादा मेरा ध्यान रखा। अब तो लगभग 1 साल से मैं बिस्तर पर ही हूँ। तुम्हारी भाभी ने पौष्टिक खाना खिलाया, मेरे गंदे कपड़े धोने में कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाए, और जो भी काम है दौड़ दौड़ कर करती है। आजकल की लड़कियों की तरह वो भी मेरी बीमारी से अलग हो सकती थी, पल्ला झाड़ लेती, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। मेरी संपत्ति तो उनको मेरे मरने के बाद उनकी होनी ही थी, पर उन्होंने अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। दूसरे बेटी, मेरा बेटा प्रथम, जिसको मैंने हमेशा नालायक कहा, उसने मेरी गंदगी भी साफ की। पूरी पूरी रात उसने पैर दबाए हैं। खाना हर रोज अपने हाथों से खिलाया है। मेरे पोता पोती जो हर समय मेरे इर्द गिर्द घूम घूम कर मेरा मन बहलाते हैं, सारा दिन दादू दादू करते रहते हैं। इतना आज के युग में प्यार करने वाला परिवार मुश्किल से ही किसी को नसीब होता है। इतना कहकर राजवीर जी रोने लगे और फिर बोले, बेटी, माँ का जब अंतिम समय चल रहा था, तेरी माँ तुझे याद करती रही। तू अगर उनकी सेवा 1-2 दिन रहकर नहीं कर सकती थी तो कम से कम कुछ घंटों के लिए मिलने को तो आ सकती थी, पर तूने वह भी नहीं किया। यह ठीक है कि शादी के बाद घर की बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आई जब हमें तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारी भाभी अकेली पड़ जाती थी बेचारी। कई बार तुम्हें फोन करके कहा भी, पर तुम तब भी नहीं आई। अपनी मरती माँ की बजाय तुम्हें विदेश जाना जरूरी था। इतना बोलते बोलते राजीव जी की सांसें उखड़ने लगी। फिर बड़ी कोशिश करने पर उनके मुंह से ये शब्द निकले, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और प्राण पखेरु हो गए। लेकिन जाते जाते भी दुनिया को यह सिखा गए कि अधिकार दिखाने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें।